स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। वक्फ बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो गया और इसमें जो बीजेपी के अलायंस पार्टनर हैं टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की जेडीयू, दोनों ने संसद में इस बिल का समर्थन किया। तो सवाल आखिर ये है कि वो नीतीश कुमार जो पूरी जिंदगी में यानी कि अपने पूरे राजनीतिक करियर में उन्होंने मुसलमानों के हितों के साथ में कोई समझौता नहीं किया, आखिरकार वक्फ बिल पर वो बीजेपी के साथ क्यों हो गए। और जैसा कि आरजेडी कहती है कि नीतीश कुमार एक तरह से उनका नागपुरकरण यानी कि आरएसएस करण उनका हो गया है और वो एक तरह से बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। तो सवाल यह है कि नीतीश कुमार की आखिर क्या मजबूरी थी जिसके कारण उन्होंने अपने मुस्लिम इंटरेस्ट को कुर्बानी देते हुए एक तरह से बहुत ही कैलकुलेटिव मूव लिया है। तो इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है, ये हम बात करेंगे प्योर पॉलिटिक्स में। नीतीश कुमार के शुरुआती करियर से देखें आप, जिस जमाने में समता पार्टी हुआ करती थी और जिस जमाने में जॉर्ज फर्नांडिस एनडीए के कन्वेनर होते थे वाजपेयी सरकार में, उस दौरान भी समता पार्टी और एनडीए कन्वेनर के तौर पर जॉर्ज फर्नांडिस का ये आग्रह था कि जो विवादित मुद्दे हैं वो एनडीए के ड्राफ्ट से, एनडीए का जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उससे दूर रखा जाए, चाहे वो धारा 370 का मुद्दा हो या फिर राम मंदिर का मुद्दा हो। तो उस जमाने में वाजपेयी ने गठबंधन की मजबूरियों को समझते हुए इन सारे मुद्दों को टच नहीं किया, इन सारे मुद्दों के साथ में एक तरह से दूरी बना करके रखी। ये अलग बात है कि आरएसएस और वाजपेयी के बीच में जो दूरियां बनी उसके पीछे यही कारण थे, क्योंकि आरएसएस को लगता था कि वाजपेयी अपने कोलिशन धर्म के एजेंडे को ज्यादा पूरा कर रहे हैं, न कि बीजेपी के आइडियोलॉजिकल एजेंडे को पूरा कर रहे हैं। चलिए एक अलग बात है। लेकिन नीतीश कुमार ने समता पार्टी के दौरान भी, समता पार्टी के दौर में भी एक तरह से उन्हें लगता था कि मुसलमानों का जो हित है, मुसलमानों का जो इंटरेस्ट है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। 2005 में जब वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद से लगातार उनके करियर को देखें, एक के बाद एक, 2013 में तो उन्होंने अपने सरकार की कुर्बानी ही दे दी, क्योंकि उन्हें लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनके साथ में अलायंस करने से उनका सेकुलर क्रेडेंशियल इंपैक्ट हो सकता है, इसीलिए उन्होंने अपने सरकार की कुर्बानी दे दी। उसके बाद के दौर में देखें, जब वो दोबारा एनडीए में आए तो 2019 से देखें कि 2019 में सबसे पहले जब सरकार ने ट्रिपल तलाक बिल को स्क्रैप करने का फैसला किया, तो उस जुलाई के महीने में नीतीश कुमार की पार्टी जो एनडीए की पार्टनर थी, उनके नेताओं ने उस समय संसद में क्या कहा, संसद के बाहर क्या कहा। नीतीश कुमार की पार्टी ने निश्चित रूप से इसका विरोध किया, यानी कि जो ट्रिपल तलाक को हटाया गया था, ट्रिपल तलाक को एबॉलिश किया गया था, इसके ऊपर जो कानून आया उसका विरोध किया, क्योंकि जेडीयू का ये कहना था कि ये जो बिल लाया गया है, उस समय केसी त्यागी जो जेडीयू के प्रवक्ता थे, उनके कोट को मैं पढ़ता हूं, उनके कोट को बताता हूं। केसी त्यागी ने कहा कि ये जो बिल लाया गया है इंस्टेंट डाइवोर्स को हटाने के लिए, इसको बेसिकली क्रिमिनलाइज किया गया है और जो मुस्लिम युवक हैं, मुसलमान जो हैं, जिन्हें 3 साल की सजा का प्रावधान है, वो एक तरह से कंसेंसस से होना चाहिए, वो एक अवेयरनेस से होना चाहिए, न कि फोर्स्ड होना चाहिए कि एक फोर्स्ड कानून उनके ऊपर थोप दिया जाए। और दूसरा उनका जो आर्गुमेंट था केसी त्यागी का, उन्होंने कहा कि इससे कहीं ना कहीं समाज में एक ट्रस्ट डिफिशिएंसी पैदा होगी, लैक ऑफ ट्रस्ट पैदा होगा इस बिल को इम्पोज करने से। उसी तरह से लोकसभा में बोलते हुए ललन सिंह, जो कि इस समय केंद्रीय मंत्री हैं, उस दौरान यानी कि ट्रिपल तलाक बिल पे उन्होंने कहा था कि इस पे अवेयरनेस की ज़रूरत है और इसको रेट्रोग्रेटिव ये कस्टम को फोर्सफुली नहीं लाना चाहिए, इससे समाज में सस्पिशन पैदा होगा, अविश्वास पैदा होगा। और उसके बाद जेडीयू ने उस बिल का विरोध करते हुए एक तरह से बायकॉट कर दिया था, यानी कि वो लोकसभा और राज्यसभा में उन्होंने सदन की कार्रवाई का बहिष्कार किया जब वोटिंग की नौबत आई। उसके बाद दूसरा बिल जो कि एनडीए की सरकार उस समय लाई, वो था धारा 370 को खत्म करने का। अगस्त के महीने में जब अमित शाह इस बिल को ला रहे थे तो जेडीयू ने इस बिल का भी विरोध किया, क्योंकि जेडीयू को लगता था कि इससे उनका जो मुसलमान का इंटरेस्ट है, मुसलमानों का जो वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा। और उस दौरान केसी त्यागी ने कहा कि हम अपने जो फाउंडर हैं उनके प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। जॉर्ज फर्नांडिस, जेपी लोहिया, इन सब ने कहा था कि इस तरह के विवादित मुद्दों से दूर रहना चाहिए
और आरसीपी सिंह जो उस समय नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी थे, उन्होंने ये कहा कि हमारे जॉर्ज फर्नांडिस जो एनडीए के कन्वीनर थे, यानी कि वाजपेयी के ज़माने में, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि कोई भी कंट्रोवर्शियल इशू को हमें सपोर्ट नहीं करना है, जैसे राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, धारा 370। और इस आर्गुमेंट को आधार बना करके जेडीयू ने धारा 370 को खत्म करने का विरोध किया, वहां भी वो वॉकआउट कर गए। अब तीसरी बात आती है, तीसरे कानून की बारी आती है एनआरसी सीए का। जेडीयू ने इसका भी विरोध किया। जेडीयू ने, नीतीश कुमार ने यह कहा कि सीए का तो जेडीयू समर्थन करती है, लेकिन एनआरसी का वो विरोध करते हैं और किसी भी कीमत पर बिहार में एनआरसी को लागू नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी तो विरोध कर ही रही थी, नीतीश कुमार ने भी एनआरसी का विरोध किया, क्योंकि नीतीश कुमार को लगता था कि उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं इससे इंपैक्ट होगा, वो कहीं ना कहीं डेंट होगा। और इसीलिए नीतीश कुमार ने न केवल विरोध किया, बल्कि असेंबली में, विधानसभा में इसके ऊपर एक प्रस्ताव भी पारित कराया कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं की जाएगी। और ये दिसंबर नवंबर का महीना था जब एनआरसी और सीए को लेकर बीजेपी सरकार पूरी तरह से डिटरमाइंड थी कि इस बिल को लाएंगे, पास कराएंगे। पहले सीए आया, सीए का तो जेडीयू ने समर्थन किया, लेकिन एनआरसी को लेकर वीटो लगा दिया। केसी त्यागी ने यहां तक कहा कि इसके लिए एनडीए की बैठक बुलाई जानी चाहिए, उसमें कंसेंसस बुलाया जाना चाहिए, होना चाहिए, तभी इस पे कोई बात बनेगी। लेकिन जेडीयू और नीतीश कुमार ने एनआरसी का विरोध किया। तो आखिर 2025 आते आते जिस एनआरसी, जिस धारा 370, जिस ट्रिपल तलाक का जेडीयू विरोध करती रही, वो 2025 आते आते जब वक्फ बिल आया तो नीतीश कुमार ने पूरी पलटी क्यों मार ली? नीतीश कुमार ने ये कैलकुलेटिव रिस्क क्यों लिया? क्या नीतीश कुमार एक तरह से बीजेपी के हाथ में खेल रहे हैं, जो कि आरजेडी के नेता कल से, जब से ये विधेयक पारित हुआ है, एक तरह से पूरा उन्होंने आक्रमण नीतीश कुमार के ऊपर शुरू कर दिया है। और जिस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी में भी उनके जो मुसलमान नेता हैं, जो मुस्लिम नेता हैं, वो एक एक करके बगावत कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं रखा। और जिस तरह से उन लोगों ने नीतीश कुमार को सलाह दी थी कि वक्फ बिल पर ये सारे अमेंडमेंट होने चाहिए, उस तरह से अमेंडमेंट नहीं हुए। तो आखिर नीतीश कुमार ने ये रिस्क क्यों लिया, इसको समझने की कोशिश करते हैं। 3 ऐसे कारण हैं जिस पे हम आते हैं। सबसे पहला कारण है कि नीतीश कुमार ने समता पार्टी के दौर से जिस तरह से मुसलमानों के पक्ष में एक के बाद एक काम किए, लेकिन मुसलमान जो समुदाय है बिहार में, वो एक तरह से आरजेडी के पक्ष में गोलबंद रहा। जो मुसलमान है, जो मुस्लिम तबका है, उसका 70% वोट शेयर लगातार आरजेडी को, 60 और 70% वोट शेयर आरजेडी को मिलता रहा। इसलिए कहते हैं कि आरजेडी जब बिहार में इलेक्शन में शुरुआत करती है तो 17% जो बिहार में मुस्लिम हैं और 16-17%, 14%, 15% जो यादव हैं, वो दोनों मिलकर लालू प्रसाद यादव को पहले और बाद में तेजस्वी यादव को एक तरह से गठबंधन का जो सॉलिड फाउंडेशन वो क्रिएट करते हैं आरजेडी के लिए। नीतीश कुमार ने ढेर सारे एफर्ट किए मुसलमानों को अपने पक्ष में लाने के लिए। आप याद करें कि 2015 का विधानसभा चुनाव, जबकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव इकट्ठा होकर महागठबंधन में लड़ रहे थे, उस समय नीतीश कुमार को मुसलमानों का वोट मिला था, तकरीबन 20% का वोट शेयर उन्हें मुसलमानों का मिला था। वो भी इसलिए क्योंकि वो आरजेडी के साथ में अलायंस में थे, और चूंकि मुसलमान तबका आरजेडी को वोट कर रहा था, और इसके कारण उस अलायंस को वोट करते हुए उन्होंने नीतीश कुमार को भी वोट किया, और 5 विधायक नीतीश कुमार के मुसलमान तबके से चुने गए। लेकिन 2020 का विधानसभा चुनाव देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू का खाता भी नहीं खुला, यानी कि कोई भी जेडीयू का एमएलए मुस्लिम नहीं था। जेडीयू ने टिकट दिए, लेकिन कोई भी मुस्लिम विधायक चुनकर नहीं आया, और जेडीयू और एनडीए अलायंस को जो मुसलमानों का वोट मिला वो मात्र 5% था। 70% जो वोट शेयर मुस्लिमों का था वो आरजेडी को गया, 5% सिर्फ एनडीए को मिला, और 2% चिराग पासवान को मिला। तो ये जो सबसे बड़ा वोट बैंक का जो एक तरह से जो स्प्लिट है, वो बाद के दिनों में नीतीश कुमार को ये लगने लगा कि उनके तमाम एफर्ट के बाद भी जो मुसलमान है वो तो आरजेडी को ही चुनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसीलिए वो वैसे वोट बैंक पे क्यों बैंक करें जबकि उन्हें बीजेपी की ज़्यादा ज़रूरत है।
दूसरा जो फैक्टर इसके पीछे है, जो जिस बीजेपी की जरूरत की हम बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार आज की तारीख में 2020 और 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या अंतर आने वाला है, यानी कि इस जब अक्टूबर नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव होंगे बिहार में, तब से अंतर ये आया है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने अपनी जो ताकत थी वो एक तरह से खो बैठे थे। वो 43 विधायक पे आ गए थे, जो कि एक समय में लीडिंग पार्टनर होते थे बिहार में। जिस तरह से चिराग पासवान ने उन्हें डेंट किया, जिस तरह से उन्हें मुसलमानों ने उनका साथ छोड़ा। हालांकि लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने अपनी शक्ति वापस पाई है, लेकिन उम्र के एक ढलान पे, उम्र के एक ऐसे पायदान पे नीतीश कुमार खड़े हैं जहां बार बार बिहार में ये उनके ऊपर उंगलियां उठ रही है कि वो लगातार चीज़ों को भूल जाते हैं। उन्हें कई बार राष्ट्रगान के दौरान में जो भी कंट्रोवर्सी हुई कि राष्ट्रगान बच चुका था और नीतीश कुमार अपनी जगह से निकल गए, तो ये सारी जो कंट्रोवर्सी है, ये सारे विवाद हैं, जो नीतीश कुमार का जो सॉलिड वोट बैंक था वो उसमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए काफ़ी है। नीतीश कुमार को लगता है कि उन्हें मुसलमानों से ज़्यादा ज़रूरत इस समय बीजेपी की है। बीजेपी जिस हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के सहारे प्रधानमंत्री का जो पॉपुलैरिटी है, बीजेपी का जो नैरेटिव है, वो कहीं ना कहीं उम्र के इस ढलान पर विधानसभा चुनाव की बेतरनी जो है 2025 की, उसको पार करने के लिए उन्हें मुसलमानों से ज़्यादा बीजेपी की ज़रूरत है। क्योंकि मुसलमानों का तो उन्हें साथ मिला नहीं, इसके बावजूद कि उन्होंने तमाम सारे एफर्ट किए, मात्र पिछले विधानसभा चुनाव में 5% वोट मिला। तो इसीलिए नीतीश कुमार ने वो रिस्क इस बिल को सपोर्ट करके लिया है। उन्हें लगता है कि इस बिल को सपोर्ट करके वो बीजेपी को एक तरह से अपने पाले में रखेंगे और कहीं ना कहीं उन्हें सेंटर के सपोर्ट, उसके फाइनेंशियल बैकिंग, प्रधानमंत्री का साथ ज़्यादा जरूरी है। दूसरा जो फैक्टर है इसके पीछे में कि बीजेपी ने उन्हें कन्विंस करने की पूरी कोशिश की। जब जेपीसी की बैठकें हो रही थी तो नीतीश कुमार ने अपने उनका जो एमपी था, जेपीसी में जो मेंबर था, उसको ये कहा कि अपनी बात को प्रमुखता से रखना। और ये जो 2-3 जेडीयू ने शर्तें रखी थी कि पहला तो ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, यानी कि वक्त की जो प्रॉपर्टी है, वो जो मस्जिदें हैं या तमाम ऐसी प्रॉपर्टी है, वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उस पर कब्जा नहीं होगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगा। दूसरा जो एक क्लॉज है कि 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन आप नहीं कराएंगे तो एक तरह से आप डिबार हो जाएंगे, उस पर जेडीयू ने आपत्ति जताई और उसको सरकार ने उस क्लॉज को भी बदला। तो नीतीश कुमार की जो शर्तें थी उसको बीजेपी ने एकोमोडेट किया बिल में। उसी तरह से जो टीडीपी की शर्तें थी उसको भी बीजेपी ने एकोमोडेट किया इस वक्फ बिल में। तो नीतीश कुमार को लगता है कि ये जो वक्फ बिल है उसका जो अंतिम बेनिफिशियरी है वो पसमानदा समाज और गरीब मुसलमान है। क्योंकि बिहार की अगर आबादी देखें जहाँ पे 17% मुसलमान हैं, उसमें तकरीबन 50 से ज़्यादा 60% के आसपास पसमानदा मुसलमान है, यानी कि जो गरीब है, जो ईबीसी है, जिस ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास को नीतीश कुमार ने एक पोटेंशियल वोट बैंक के रूप में सालों साल कल्टिवेट किया और जिसके लिए उन्होंने एक तरह से पूरी चादर बिछा दी उनके वेलफेयर मैकेनिज्म के लिए। तो नीतीश कुमार और बीजेपी को यह लगता है कि वो इस नैरेटिव को चुनाव में आगे ले जाने में कामयाब हो जाएंगे कि जो वक्फ बिल है उसके जो असली बेनिफिशियरी पहले जो हुआ करते थे वो सुविधा संपन्न मुसलमान होते थे, जिनका की सारे वेलफेयर स्कीम और जिसका की फायदा वो क्रीमी लेयर में थे। लेकिन जो गरीब मुसलमान है, जिसको असली फायदा मिलना चाहिए, वो पुराने वक्फ बिल से उसको फायदा नहीं मिला था। लेकिन नए वक्फ बिल के बाद जिस तरह की प्रॉपर्टी, जिस तरह का उसका मैनेजमेंट होगा, उसका असली जो बेनिफिशियरी होगा वो पसमानदा होगा, जो गरीब मुसलमान है वो होगा। और शायद इससे नीतीश कुमार को थोड़ा बहुत मुसलमानों का वोट मिल जाए और जो आरजेडी के पक्ष में जो एग्रेसिव वोट बैंक की जो वोट करने का की जो आशंका है नीतीश कुमार के दिमाग में, उससे थोड़ी बहुत राहत मिल जाए। तो ये तो ऐसे बड़े फैक्टर हैं जिसकी वजह से नीतीश कुमार ने बीजेपी को साथ देने का फैसला किया। बाकायदा इसके कि उनका जो पुराना इतिहास रहा है, उन्होंने मुसलमानों के इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने चाहे धारा 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, चाहे एनआरसी हो, उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी से किनारा किया। लेकिन इस मौके पर उन्होंने बीजेपी का साथ दिया। वैसे ही कहानी टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की है। चंद्रबाबू नायडू को इस समय अपने अमरावती के लिए जिस स्टेट कैपिटल को बना रहे हैं उसके लिए फंड की ज़रूरत है। विधानसभा चुनाव अभी 4 साल के बाद है और सेंटर के सपोर्ट से चंद्रबाबू नायडू को लगता है कि
वो अपने राज्य के डेवलपमेंट एजेंडे को पूरा कर पाएंगे। और चूंकि चुनाव 4 साल के बाद है, वो अपने स्टेट में मुसलमानों को कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगे कि ये जो बिल है वो उनके फायदे का सौदा है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को भी इस समय 7% जो मुस्लिम है उससे ज़्यादा सेंटर के ग्रांट, उस सेंटर का जो साथ है, बीजेपी का जो साथ है, उसका जो हाथ है, उसकी ज़रूरत है। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों ने एक तरह से बीजेपी का साथ दिया। शंकर रेडीमेड्स द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।